Hey guys, welcome to Learn with Sneha. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जॉर्ज क्रैब्स द विलेज बुक 1। इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जॉर्ज क्रैब की पोएम द विलेज को समझें, स्पेशली बुक 1 की मूड, मैसेज और लिटरेरी इम्पैक्ट को समझें। तुम्हें ये भी समझना है कि क्रैब ने 18th सेंचुरी के रूरल लाइफ को किस तरह रियलिस्टिक और रॉ अंदाज में पेश किया है या प्रेजेंट किया है। ये पोएम एक काइंड ऑफ रिएक्शन है रोमांटिक आइडलिज्म के अगेंस्ट, जहाँ नेचर को एक ड्रीमी वंडरलैंड की तरह दिखाया जाता है। क्रैब बोलते हैं, रियलिटी चेक लो, विलेज लाइफ इतना पोएटिक नहीं होता जितना वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है। सो इस यूनिट का मेन गोल है क्रिटिकल थिंकिंग प्लस पोएटिक एनालिसिस दोनों को एक्सप्लोर करना। कमिंग टू इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। जॉर्ज क्रैब एक अगस्टिन स्टाइल पोएट थे जो लेट 18th सेंचुरी में लिखते थे, और उनकी पोइट्री डीपली रियलिस्टिक और सोशली अवेयर होती थी। जब रोमांटिक पोएट्स जैसे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज विलेज लाइफ को पीसफुल और नेचुरल पैराडाइज की तरह प्रेजेंट कर रहे थे, क्रैब ने एकदम ऑनेस्ट और हार्ड हिटिंग पिक्चर दिखाई। द विलेज 1783 एक नैरेटिव पोएम है जिसमें रूरल लाइफ के हार्श रियलिटीज को एक्सपोज किया गया है, पॉवर्टी, सफरिंग्स, इलनेस और इग्नोरेंस। ये पोयम नियोक्लासिकल टोन में लिखी गई है, मतलब बैलेंस और क्लैरिटी होती है, लेकिन इमोशंस भी डीपली प्रेजेंट होते हैं। क्रैब ने खुद रूरल इंग्लैंड में लाइफ एक्सपीरियंस की थी, सो उनका व्यू फर्स्ट हैंड था। उनके लिए विलेज सिर्फ बर्ड्स चर्पिंग और ग्रीन फील्ड्स नहीं था, बल्कि वो जगह थी जहाँ लोग रियल स्ट्रगल फेस करते थे। बेसिकली क्रैब कह रहे हैं, रोमांटिक्स थोड़ा सच भी बोलो। ऑलराइट, नाउ coming to explanation. So guys, हम line to line I'll explain the poem. So starting with the first paragraph. One second guys. All right. So the village life and every care that reigns o'er youthful peasants and declining swains. What labor yields and what that labor past, age in its hour of languor finds at last. What forms the real picture of the poor? Demand a song the muse can give no more. So, इस स्टैंजा में क्रैब अपनी पोएम को एक ऑनेस्ट, इमोशनल और एग्जॉस्टेड सा कंक्लूजन देते हैं। वो कहते हैं कि विलेज लाइफ का असली सच, उसकी हर एक परेशानी, टेंशन और स्ट्रगल, चाहे वो यंग पेजेंट्स हों या बूढ़े स्वेंस यानी रूरल मैन, सब कुछ पोइट ने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ केयर दैट रेन्स का मतलब है कि वरीज और हार्डशिप्स हर एज ग्रुप के लोगों के जीवन पर राज करते हैं, चाहे वो यंग किसान हो जो मेहनत कर रहे हैं या ओल्ड फार्मर्स जो अब थके हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि वट लेबर यील्ड्स, यानी पूरी जिंदगी भर की मेहनत क्या देती है, क्या मिलेगा इस सब टॉयलिंग के बाद। और जब वो लेबर ख़त्म हो जाता है तो ओल्ड एज में आवर ऑफ लैंग्वर, मतलब कमज़ोरी और थकान का वक्त आता है, जहाँ इंसान बस अपने दर्द और उदासी के साथ बचा रह जाता है। यानी कि क्रैब दिखाना चाहते हैं कि मेहनत का रिजल्ट भी ज़्यादा होपफुल नहीं होता। पेजेंट्स अपने प्राइम ईयर्स में काम करते हैं और बुढ़ापे में उनके पास सिर्फ फिजिकल एग्जॉशन और मेंटल एम्प्टीनेस बचा होता है। फिर वो कहते हैं, वट फॉर्म्स द रियल पिक्चर ऑफ द पुअर, मतलब जो कुछ उन्होंने अब तक डिस्क्राइब किया वो है गरीबों की असली तस्वीर। ये कोई रोमांटिसाइज्ड कंट्री साइड नहीं है जहाँ सब खुश हैं। ये एक स्ट्रगलिंग, इमोशनली ब्रोकन और सिस्टम के हाथों क्रश्ड कम्युनिटी का सच है। और अब पोएट कहते हैं, डिमांड द सॉन्ग द म्यूज कैन गिव नो मोर। इसका मतलब है कि अब इस दुख भरे सच के लिए एक और कविता मांगी जा सकती है, लेकिन म्यूज, विच मीन्स काला और इंस्पिरेशन की देवी,
कला और इंस्पिरेशन की देवी अब और नहीं दे सकती। पोएट इमोशनली ड्रेन्ड है, उन्होंने सब कुछ कह दिया जो कहना था। ये लाइन्स एक पावरफुल पोएटिक सरेंडर भी हैं। क्रैब ये कह रहे हैं कि आर्ट भी कभी-कभी लाइफ के पेन को फुली कैप्चर नहीं कर सकता। म्यूज़ ने जितना दर्द दिखाया जा सकता था, दिखा दिया। अब और नहीं बचा। ऑलराइट? सो इस क्लोजिंग लाइन में डीप सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और क्रिएटिव एग्जॉशन की फीलिंग है। कमिंग टू next lines. Fled are those times when, in harmonious strains, when rustic poets praised his native plains. सो यहाँ क्रैब कह रहे हैं कि वो दिन चले गए, फ्लड आर दोज टाइम्स, जब गांव के लोग अपनी ज़िंदगी को एक खुशी और सुकून भरे सुर में जीते थे। मतलब वो ज़माना जब रस्टिक पोइट्स मीन्स गांव के सिंपल कवियों अपने नेटिव प्लेन्स यानी अपने गांव के खेतों और खेतीहारी ज़मीन की तारीफ करते थे, उनकी खूबसूरती और शांति को गाते थे। हारमोनियस स्ट्रेन्स का मतलब है एक ऐसा मेलोडियस और सुखद म्यूज़िक या कविता जो शांति और नेचुरल ब्यूटी को सेलिब्रेट करती थी। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, शायद अब गांव की ज़िंदगी में इतनी खुशी, सिंप्लिसिटी या हार्मनी नहीं रही। ये लाइन्स एक तरह से बिटर स्वीट यादों का इजहार है, जहाँ पोएट पास्ट के गोल्डन मोमेंट्स को याद करता है पर समझता है कि अब सब कुछ बदल गया है। ये नोस्टैल्जिया बताता है कि कभी रूरल लाइफ का एक पोएटिक चार्म था जो अब कहीं खो गया है, शायद स्ट्रगल और दुख की वजह से। कमिंग टू द नेक्स्ट वन. O Mencio's banks, see, one second. All right, yes. O Mencio's banks, Caesar's beauteous reign. If Titus found the golden age again, must sleepy bards the nattering dream prolong, mechanic echoes of the Mantuan song. From truth and nature shall we widely stray, where Virgil not where fancy leads the way. यहाँ क्रैब क्लासिकल इटली के मिन्सियो रिवर के किनारे का जिक्र करते हैं, जहाँ सीजर का ज़माना था, जिसे वो एक खूबसूरत और शांति भरा दौर के रूप में याद करते हैं, मतलब एक गोल्डन एज या सुख शांति का एरा। टाइटरस एक मैथोलॉजिकल शेफर्ड और वर्जिल के फेमस पोस्टोरल पोएट्री का करेक्टर, अगर वापस से वो गोल्डन एज पाए तो। पर फिर पोएट क्वेश्चन करता है, क्या हमें स्लीपी बार्ड्स मतलब ऐसे कवियों जो बस पुरानी बातें रिपीट करते हैं बिना नए आइडियाज़ के की बातें सुननी चाहिए? ये नैटरिंग ड्रीम प्रोलोंग मतलब उनकी पुरानी बेकार और रिपीटेटिव कविता जो सिर्फ मैंशन मतलब वर्जिल की जगह के गाने के मैकेनिकल एकोस हैं। यानी क्रैब कहते हैं कि हमें सच्चाई और प्रकृति से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, यानी असली ज़िंदगी और उसके दर्द से हटकर फैंसी मतलब कल्पना की दुनिया में नहीं खो जाना चाहिए। वो पूछते हैं, शुड वी फॉलो वर्जल्स ट्रुथ, रियलिस्टिक नेचर, या सिर्फ अपनी कल्पना फैंसी की तरफ भागें? सो इस लाइन में पोएट एक तरह से अपनी पोइट्री की फिलॉसफी बताते हैं कि वो रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ चाहते हैं, ना कि सिर्फ आइडियलिस्टिक और रोमांटिसाइज्ड फैंटेसी। वो चाहते हैं कि पोइट्री नेचर और रियलिटी को फॉलो करे, ना कि बस पुराने क्लासिकल पोएम्स को स्टाइलाइज्ड इमिटेशन बने। कमिंग टू yes, thus the muses sing of happy swains because the muses never knew their pains. यहाँ क्रैब कहते हैं कि हाँ, इसी तरह म्यूजिस जो ग्रीक माइथोलॉजी में इंस्पिरेशन और पोइट्री की देवी होती हैं, हमेशा गाती हैं खुश और सुख भरे स्वेन्स, यंग रूरल मैन या शेफर्ड्स के बारे में। तो स्वेन्स होते हैं यंग रूरल मैन या शेफर्ड्स। मतलब क्लासिकल पोइट्री में रूरल लाइफ को बहुत ही आइडलिक, पीसफुल और खुशहाल दिखाया जाता है। पोइट्स उनकी ज़िंदगी को एक सुहाना सपना बनाते हैं जहाँ हर चीज़ परफेक्ट होती है, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर क्रैब इस बात को बड़े आयरनी से समझाते हैं।
वो कहते हैं कि म्यूजिक ने कभी उन लोगों का असली दर्द नहीं झेला जो वो डिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज द म्यूजिक नेवर न्यू देयर पेन। का मतलब है कि ये पोइटिक इंस्पिरेशन या क्लासिकल पोएट्स उन रूरल लोगों के रियल स्ट्रगल्स, दुख और मेहनत को कभी समझ नहीं पाए, इसलिए वो बस खुशियों की कहानियाँ सुनाते हैं जिनकी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इस लाइन के थ्रू क्रैब अपनी पोइट्री का फिलोसफी जस्टिफाई करता है। वो असली ज़िंदगी के हार्श रियलिटीज़ को दिखाना चाहता है, ना कि सिर्फ एक सुंदर सपने की कहानी। वो कहते हैं कि असली पोइट्री वही हो सकती है जो सच्चाई और दर्द दोनों को समझे, ना कि सिर्फ खुशियों को सेलिब्रेट करे। राइट, कमिंग टू they boost their peasants' pipes, but peasants now raise their pipes and plot behind the flow. And few amid the rural tribe have time to number syllables and play the rhyme, save honest duck what son of verse could share, the poet's rupture and the peasant's care, or the great labors of the field degrade with the new peril of a poorer trade. All right, give me a second, guys. यहाँ क्रैप कहते हैं कि क्लासिकल पोएट्स अपनी कविता में पेजेंट्स पाइप्स को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब गांव के लोगों के सिंपल खुशहाल म्यूजिकल लाइफ को दिखाते हैं। लेकिन असल में आजकल के पेजेंट्स मीन्स किसान अपनी पाइप्स यानी अपनी सिंपल खुशियाँ वाली ज़िंदगी छोड़कर रोज़ाना की कठिन मेहनत में लग गए हैं, अपनी हालत से लड़ते हुए फ्लफ के पीछे चल रहे हैं। मतलब उनके पास अब वो टाइम या एनर्जी नहीं है कि वो पोइट्री या म्यूज़िक में एंगेज कर सके। फिर क्रैप कहते हैं कि गांव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास वक्त हो सिलेबल्स, मतलब शब्द गिन गिनने या राइम, दैट मीन्स तुकबंदी के साथ खेलने का टाइम उनके पास नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, पोइट्री नहीं। यहाँ वो ऑनेस्ट डक का जिक्र करते हैं, जो शायद एक रेफरेंस है किसी ऐसे इंसान या पोएट को जो सच्चाई के साथ दोनों पोएट का जज्बा और पेजेंट्स की मुश्किलें समझ सकता है। फिर वो एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या हम किसानों की असली मेहनत और उनके स्ट्रगल्स को डिग्रेड कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका काम अब और भी मुश्किल हो गया है, जहाँ उनका ट्रेड या काम रोजगार में गिरावट, मतलब पुअर ट्रेड का सामना कर रहे हैं। ये लाइन्स एक तरह से पोएट का कंसर्न दिखाती है कि रूरल लाइफ की असली मुश्किलें, उनका मेहनत और दर्द इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली जब पोइट्री और आर्ट की दुनिया उसको सिर्फ एक रोमांटिक और सुखद चेहरा दिखाती है। ऑलराइट, कमिंग टू I grant indeed that fleets and flocks have charms for him that grazes or for him that farms. But when among such pleasing scenes I trace the poor laborious natives of the place, and see the midday sun with fervid ray on their bare heads and their dewy temples play, while some with feebler heads and fainter hearts deplore their fortune yet sustain their paths. Then shall I dare these real ills to hide in tinsel trappings of poetic pride. यहाँ ट्रैप पहले मान लेते हैं कि फ्लीट्स एंड फ्लॉक्स यानी गांव के पशु पौधे, खेतों के जानवर और फार्मिंग के सीन्स बहुत ही खूबसूरत और दिल को भाने वाले होते हैं उन लोगों के लिए जो ग्रेजिंग करते हैं, लाइक चारगाह, लाइक ग्रेजिंग करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं। ये नेचुरल सीन्स पोइटिक ब्यूटी रखते हैं, लेकिन जब वो इन खूबसूरत सीन्स के बीच पुअर लिबरियस नेटिव्स यानी वो गरीब और मेहनती लोग जिनके पास ज़िंदगी की असली परेशानियां हैं को दिखाते हैं, तब वो सच्चाई को समझने लगते हैं। वो सूरज की तेज़ गर्मी को उनके नंगे सिरों और पसीने से भीगते माथों पर पड़ा देखते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी कितनी
टफ है। कुछ लोग तो वीक दिमाग और वीक हिम्मत लाइक कमज़ोर हिम्मत के साथ अपनी किस्मत को कोसते हैं और अपनी मुसीबत को बर्दाश्त करते हैं। फिर क्रैब अपने आप से पूछते हैं, क्या वो इन असली दर्द और मुश्किलों को टिंसल ट्रैपिंग्स ऑफ पोएटिक प्राइड, मतलब सिर्फ एक शोभा और शौक के लिए सजाए गए फॉल्स पोएटिक ब्यूटी के पीछे छुपा सकते हैं? क्या वो अपनी कविता में असली जिंदगी के दर्द को छुपाएगा या सच्चाई को दिखाएगा? कमिंग टू Nor ye you poor of lettered scorn complain, to you the smoothest song in smooth and vain. Overcome by labor and bowed down by time, feel you the barren flattery of a rhyme. Can poets soothe you when you pine for bread by winding myrtles around your ruined shed? Can their light tales your way griefs overpower, or glad with airy mirth the toilsome hour? यहाँ क्रैब गरीबों से डायरेक्ट बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और जिनके पास अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल है, उन्हें उन लेटर्ड स्क्रॉन यानी शिक्षित लोगों का घमंड या उनकी निंदा बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। तुम्हारी ज़िंदगी में जो सबसे स्मूथ सुखद गीत भी हो, तुम्हारे लिए वो बेकार है, क्योंकि तुम इतनी मेहनत से थके हो और ज़िंदगी के बोझ से झुके हो। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हें वो बैरन फ्लैट्री ऑफ अ राइम यानी सिर्फ खाली शब्दों की तारीफ या कविता की बरबती खुशी से कोई फ़ायदा होता है? जब तुम भूखे हो तो क्या पोएट्स तुम्हारी ज़िंदगी के खराब जुग्गी के चारों तरफ मर्टल्स, जो कि मतलब एक प्रकार का फूल, बांध के तुम्हें खुश कर सकते हैं? मतलब क्या कविता तुम्हारे असली दुख दूर कर सकती है? वो पूछते हैं, क्या उनकी हल्की और मज़ेदार कहानियाँ तुम्हारे भरी दुख और परेशानियों को मिला सकती हैं या तुम्हारी मुश्किल घड़ियों में तुम्हें सच में खुशी दे सकती हैं? ये लाइंस बहुत ही सिंसियर हैं। क्रैब यहाँ ये मानना चाहते हैं कि पोइट्री या आर्ट्स तभी मीनिंगफुल हो सकती है जब वो लोगों की असली प्रॉब्लम्स को समझें और उनके दर्द को कम करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ उनके दर्द को इग्नोर करके सिर्फ सुखद चीज़ें दिखाए। Coming to rank weeds that every art and care defy, reign over the land and rob the blighted dry. Their distils stretch their prickly arms far, and to the wrecked infant threaten war. Their poppies nodding mock the hop of toil, their blue bucklows paints the sterile soil. Hardy and high above the slender sheaf, the slimy mallow waves her silky leaf. Over the young shoot, the charlock throws a shade, and clasping tears cling round the sickly blade. यहाँ क्रैब बताते हैं कि रैंक वीड्स यानी वो घास फूस जो किसान की मेहनत से उगाए गए अनाज, अनाज मीन्स इसमें राई लिखा है, दैट मीन्स अनाज को खराब कर देते हैं, ज़माने पे पूरा राज कर रहे हैं। ये वीड्स इतनी तेज़ हैं कि किसान की जितनी भी कला, आर्ट और मेहनत हो, वो उन्हें रोक नहीं पाते और ये उनके क्रॉप्स को लूट रहे हैं। फिर वो अलग अलग टाइप्स के वीड्स को डिटेल में बताते हैं। टिस्टल्स, कांटे वाले पौधे, अपनी चड़ी जैसी बाहें फैलाए हुए हैं, जो कि रैग्ड इन्फेंट मतलब नए उग रहे क्रॉप्स या अनाज के बीज को अटैक करते हैं। पॉपीज मीन्स रेड फूल उन मेहनत की उम्मीद को मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो फर्टाइल ज़मीन में भी उगकर उससे बेकार कर देते हैं। ब्लू बगलॉस नीला फूल उस बैरन या बेकार ज़मीन को अपनी रंगत से पेंट करता है, मतलब दिखाता है कि ज़मीन कितनी ख़राब हो गई है। स्लाइमी मैलो अपने मुलायम पत्तियों के साथ, जो कि ऊपर वाले पत्ते से लमी और मजबूत होती है, अपना राज जमाए रखता है। चार्लोक और टरीज जैसे और भी वीड्स नई शूट्स को छाया देते हैं और उन्हें घेरे में लेकर उनकी ग्रोथ रोक देते हैं। ये पूरा सीन दिखाता है कि कैसे किसान की मेहनत को ये वीड्स हर तरफ से अटैक कर रहे हैं और ज़माने की हालत कितनी ख़राब है, जो उनके जीवन को और मुश्किल बनाती है।
Let's come to here. Here, joyless roam a wild amphibious race with sullen woe displayed in every face, who far from civil arts and social fly and scowl at strangers with suspicious eye. यहाँ क्रैब बताते हैं कि गांव या इस रीजन में एक वाइल्ड एम्फिबिशियस रेस यानी ऐसे लोग रहते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगह पर जीने वाले लगते हैं। मतलब शायद ऐसे लोग जो या तो बहुत ज़्यादा रग्ड है या उनका जीवन स्टाइल अजीब है। ये लोग जॉयलेस यानी बिना खुशी के दुखी और उदास रहते हैं। हर एक चेहरे पर सलन बोय मतलब एक तरह के गुस्से और उदासी का मलाप दिखाई देता है। ये लोग शायद अपनी ज़िंदगी सॉरी गाइस ये लोग शायद अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप्स की वजह से इतने कड़वे हो गए हैं। क्रैप कहते हैं कि ये लोग सिविल आर्ट्स एंड सोशल यानी शहर के तरह की तहजीब, कला और सामाजिक रीति रिवाज से दूर भागते हैं। वो अपने आप में अलग रहना पसंद करते हैं और जब कोई अनजान या स्ट्रेंजर्स उनके पास आते हैं तो वो उन्हें सस्पिशियस आई यानी शक की नज़र से देखते हैं जिसमें उनका भरोसा नहीं होता। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन्स। Give me a moment, guys. All right. So, beneath yon cliffs they stand to show the fretted, frighted peasants where to land, to load the ready steed with guilty haste, to fly in terror the pathless west. So, one second. All right. So, यहाँ क्रैप बताते हैं कि वो लोग या कोई चीज़ें जो पोएम में मेंशन हैं वो उन ऊंची छतों लाइक क्लिफ्स के नीचे खड़े हैं। मतलब उनके सामने बड़ा रॉक या पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है और ये लोग या साइंस उसके नीचे हैं। यौन का मतलब होता है वहाँ दूर, मतलब वो चट्टान थोड़ी दूर है और नीचे कुछ खड़े हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू इन ईजी टर्म्स गाइस। सो इन टोटल ये लाइंस बताती है कि कुछ लोग जो अपनी गलतियाँ या गुनाहों का बोझ लेके चल रहे हैं वो ऊंची चट्टानों के नीचे खड़े होते हैं जहाँ उन्हें दिखाया जाता है कि उन्हें अपना बोझ बोझ मतलब पेनेंस कहाँ उतारना है। वो अपने घोड़े को जल्दी से सामान से भरते हैं और फिर डर के मारे बिना किसी रास्ते के खौफनाक और बेजोड़ जंगल में भाग निकलते हैं। मतलब उनका सफ़र मुश्किल और डरावना है और वो अपनी पनिशमेंट से भाग नहीं सकते। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन्स। ऑलराइट, and a bold, artful, surly, savage race who only skill to take the finny tribe. The yearly dinner or septennial bribe wait on the shore and as the waves run high. On the tossed vessel bent their eager eye, which of the coast directs its venturous way, there saw the ocean's miserable pay. इस सेक्शन में क्रैब उन लोगों का जिक्र करते हैं जो समुंदर के किनारे रहते हैं, एक ऐसे बोल्ड आर्टफुल सर्ली सेविज रेस यानी एक ऐसी जाति जो बहादुर भी है, चतुर भी है, थोड़ी रूड या गुस्से वाली भी है और थोड़ी बारबेरिक या कठोर भी। ये लोग नेचर के अगेंस्ट जीते हैं और उनकी ज़िंदगी सर्वाइवल के स्ट्रगल से भरी होती है। उनका जीवन का मेन स्किल बस मछली पकड़ना होता है, इसमें मेंशन है फिनी ट्राइब इज इक्वल टू फिश, या फिर कभी कभी किसी स्पेशल फीस या गवर्नमेंट एड का इंतज़ार करना जो साल में एक बार मिलती है, ईयरली डिनर, या फिर 7 साल में एक बार कोई बेनिफिट मिलता है जैसे कि सेप्टेनियल ब्राइब। इनका मतलब है कि इनकी लाइफ में रेगुलर इनकम नहीं होती,
ये लोग सीजन, नेचर और चांस के ऊपर जीते हैं। ये लोग समुद्र के किनारे इंतजार करते हैं, शोर पे खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखते हैं, और जब तूफानी लहरें उठती हैं, वेव्स रन हाई, तब उनकी नज़र एक हिलते डुलते शिप, टोस्ट वेसल पे होती है। उनकी आंखों में लालच और उम्मीद होती है, क्योंकि वो शिप या तो उनके लिए लूट का एक मौका हो सकता है, या फिर एक बचाव करने का मोरल टेस्ट। जो शिप तूफान में उनके कोस्ट की तरफ आ रही होती है, वो या तो उनका शिकार बनेगी या समुंदर का। देयर सोर द ओशंस मिसरेबल प्रे। यानी वो शिप या तो इन लोगों के हाथ लग जाएगी लूटने के लिए या बचने के लिए, या फिर समुंदर उसे निगल लेगी। दोनों केसेस में वो एक मिजरेबल प्रे है, एक बेचारा शिकार जो या तो ह्यूमन ग्रीड का शिकार बनेगा या नेचर के व्राथ का। ये लाइन स्क्रैप के क्रिटिकल टोन को हाईलाइट करती है। वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरह पॉवर्टी और स्ट्रगल लोगों को इमोशनली इनसेंसिटिव, मोरली ग्रू मोरली ग्रे और सर्वाइवल सेंट्रिक बना देती है। उन लोगों के लिए दूसरे की ट्रेजेडी भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये सैड है लेकिन रियल है। नेक्स्ट वी हैव fled from these shores where guilt and famine reign, and cried, ah, hapless they who still remain. यहाँ पोएट एक बहुत इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इन शोर्स, तट या किनारे को छोड़कर भाग गए, मीन्स फ्लेड, क्योंकि यहाँ सिर्फ गिल्ट मीन्स पाप, मोरल करप्शन, और फमीन मीन्स भूख, गरीबी का राज है। यानी ये जगह इतनी दुखद, डिप्राइव्ड और सिंफुल हो गई है कि लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। और जब वो लोग इस जगह से निकल गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और कहा, अ हैप्लेस दे हु स्टिल रिमेन, मतलब हाय कितने बेचारे हैं वो लोग जो अभी भी यहाँ बचे हैं। ये एक डीपली सिंपैथेटिक और ट्रेजिक टोन है। पोएट दिखाते हैं कि ये जगह सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली और मोरली भी टूटी हुई है। जो लोग एस्केप कर गए वो खुद को लकी समझते हैं, लेकिन उनका दिल उन लोगों के लिए दुखी है जो वहाँ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ भूख है, पाप है, लूट है और इंसानियत की कमी है। इन दोनों लाइंस में जॉर्ज क्रैब एक रियलिस्टिक सोशल क्रिटिसिज्म करते हैं। वो दिखाते हैं कि रूरल लाइफ का रोमांटिसाइज्ड वर्जन, जहाँ सिर्फ शांति और सुकून होता है, वो एक इल्यूजन है। असलियत में रूरल पॉवर्टी बहुत अगली, पेनफुल और मोरली कॉम्प्लेक्स होती है। Coming to see them beneath the dog star's raging heart. When the knees tremble and the temples beat, behold them leaning on their scythes. Look over the labor past and toils to come explore. See them alternate suns and showers engage, and hoard up ache, and hoard up aches and anguish for their age. इस पैसेज में क्रैब एक बहुत ही रियलिस्टिक और पेनफुल इमेज क्रिएट करते हैं रूरल लेबरर्स की लाइफ को। वो कह रहे हैं, देखो उन्हें डॉग स्टार के गर्मी में काम करते हुए। डॉग स्टार मीन्स सीरियस, समर स्काई में दिखाई देने वाला एक ब्राइट स्टार होता है, इसका नाम सीरियस है। और ट्रेडिशनली उसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा गर्मी वाले दिन, जहाँ हीट इंटॉलरेबल हो जाती है। उस इंटेंस हीट के नीचे काम करते हुए उनके घुटने कांप रहे होते हैं और सर दर्द से ढक्कन धड़क रहा होता है। ये सब उनकी फिजिकल एग्जॉशन को दिखाता है। फिर पोएट कहते हैं, बिहोल्ड देम लीनिंग ऑन द साइथीज, मतलब वो लोग काम के बीच में अपने हाथ में साइथी मीन्स घास काटने वाला हथियार को पकड़कर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, और पीछे मुड़कर अपना किया हुआ काम देखते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी कितना और काम बाकी है। इस मोमेंट में उनकी थकान भी है और इमोशनल वेट भी, जैसे कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ काम पे ही बेस्ड है, लेकिन उनका एंड कभी दिखाई नहीं देता। क्रैब ये भी कहते हैं कि ये लोग हर दिन धूप और बारिश दोनों के साथ स्ट्रगल करते हैं, यानी हर सीज़न उनके लिए एक चैलेंज है। और इस सारी मेहनत का क्या नतीजा होता है? होर्ड अप
होर्ड अप एक्स एंड एंग्विश फॉर देयर एज। मतलब ये कि उनकी जवानी सिर्फ काम में निकल जाती है और बुढ़ापे के लिए सिर्फ दर्द और पीड़ा बची रहती है। ना पैसा ना कंफर्ट, बस थकान और बीमारियां उनका फ्यूचर होती हैं। Coming to their children dwell who know no parents' care, parents who know no children's love dwell there. Heartbroken matrons on their joyless bed, forsaken wives and others never read. इस स्टैंजा में क्रैब विलेज की इमोशनल पॉवर्टी और ब्रोकन फैमिली डायनेमिक्स को दर्द भरे शब्दों में दिखाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्होंने कभी माँ बाप का प्यार या परवरिश महसूस नहीं किया। चिल्ड्रन हु नो नो पेरेंट्स केयर। हो सकता है उनके पेरेंट्स उनसे इमोशनली डिस्टेंट हो या उनकी डेथ हो गई हो या वो गरीबी के कारण उनका ख्याल रखने के लिए लायक ना हो। लेकिन सिर्फ बच्चे ही नहीं, ऐसे माँ बाप भी वहाँ रहते हैं जो कभी अपने बच्चों का प्यार नहीं पा सके। पेरेंट्स हु नो नो चिल्ड्रंस लव। या तो उनके बच्चे उनसे दूर हो गए हैं या उनमें इमोशनल बॉन्डिंग कभी डेवलप ही नहीं हुई, या शायद वो भूल गए हों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। ये दर्द भरी लाइंस विलेज लाइफ के इमोशनल डिस्कनेक्ट को शार्पली पोर्ट्रे करती है, जहाँ लव, बॉन्डिंग और केयर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। फिर क्रैब कहते हैं हार्ट ब्रोकन मैट्रन्स ऑन द जॉयलेस बेड। यहाँ वो उन औरतों का जिक्र करते हैं जो कभी माँ या पत्नी बनी लेकिन अब अपने दुखी और बिस्तर पर अकेली पड़ी हुई हैं, इमोशनली शैटर्ड और इमोशनली नेग्लेक्टेड। फोरसेकन वाइफ्स का मतलब है वो पत्नियां जिनको उनके पति ने छोड़ दिया, फिजिकली, इमोशनली या परमानेंटली। और अदर्स नेवर फेड उन औरतों की तरफ इशारा करता है जो कभी शादी नहीं कर पाई, शायद गरीबी, सोशल नॉर्म्स या रिजेक्शन के कारण। ये लाइंस रूरल सोसाइटी के पेट्रियार्कल और इमोशनली बैरन एटमॉस्फेयर को दिखाती है, जहाँ औरतें या तो नेग्लेक्टेड हैं या फॉरगॉटन या इनविजिबल। ऑलराइट, कमिंग टू there lie the happy dead from trouble free. No more, O death, thy victim starts to hear church warden stern or kingly overseen. No more the farmer claims his humble bow. Thou art his lord, the best of tyrants, thou. इस सेक्शन में क्रैप कुछ ऐसे बोल रहे हैं जो पहली नज़र में शॉकिंग लग सकता है। वो डेथ को रिलीफ के रूप में दिखाते हैं। वो कहते हैं कि देयर लाई द हैप्पी डेथ फ्रॉम ट्रबल फ्री, यानी वो लोग जो मर चुके हैं वो फाइनली हैप्पी हैं क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो गए हैं। ये लाइन सॉरी ये लाइन रूरल लाइफ को के इंटेंस स्ट्रगल और दर्द को हाईलाइट करती है, इतना ज़्यादा कि मर जाना जीने से बेटर लगता है। डेथ यहाँ एस्केप है, पनिशमेंट नहीं। अगली लाइंस और भी इमोशनल यू कैन से और पॉइगनेंट हैं। नो मोर ओ डेथ दाई विक्टिम स्टार्ट्स टू हियर चर्च वार्डन्स टर्न और किंगली ओवरसी। पोइट कह रहे हैं कि अब जब ये आदमी मर गया है तो उसे ना तो चर्च के स्ट्रिक्ट और जजमेंटल लोगों की सुननी पड़ती है जैसे चर्च वार्डन, और ना ही किसी ओवर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिगर जैसे कि ओवरसियर की। ये लोग विलेज में पावरफुल होते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं, जज करते हैं, लेकिन डेथ के बाद उनका कोई कंट्रोल नहीं बचता। फिर वो कहते हैं नो मोर द फार्मर क्लेम्स हिज हम्बल बाव। अब वो मर चुका आदमी किसी भी लैंडलॉर्ड या फार्मर के सामने झुकता नहीं, सलाम नहीं करता। ज़िंदगी में उसे हर किसी के आगे अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती थी, लेकिन अब नहीं। और लास्ट लाइन में क्रैब एक बिटर स्वीट ट्विस्ट देते हैं, दाउ आर्ट हिज लॉर्ड, द बेस्ट ऑफ टायरेंट्स दाउ। यानी डेथ ही अब उसका सच्चा मालिक है, एक ऐसा टायरेंट मतलब डिक्टेटर जो बाकी सबसे अच्छा है। ये लाइन बहुत आयरनिक है। डेथ को टायरेंट बोला गया है, लेकिन एक ऐसा टायरेंट जो एक्चुअली फ्रीडम देता है, जो लोगों को लाइफ की बेइज्जती और तकलीफ से छुड़ा देता है। पोइट कहना चाहते हैं कि अगर डेथ ही एक ऐसी पावर है जो रिच और पुअर दोनों को इक्वली ट्रीट करती है, तो शायद वही इंसाफ लाने वाली एकमात्र शक्ति है। सो ये पूरा सेक्शन क्रैब के रियलिस्टिक
सेट्रिकल और इमोशनली बोल्ड टोन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो किसी भी आइडलिज्म को ब्रेक करते हैं और विलेज लाइफ को एज इट इज़ दिखाते हैं, जहाँ लाइफ एक स्ट्रगल है और कभी कभी डेथ ही एक लिबरेशन बन जाती है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू critical responses. One moment guys. ऑलराइट, सो जब द विलेज पब्लिश हुआ था तब क्रिटिक्स ने इसे काफ़ी प्रेज किया फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस। अलेक्जेंडर पोप जैसे न्योक्लासिकल पोएट भी क्रैब की अर्ली वर्क का एडमायरर थे, और एडमंड ब्रूक ने उनकी राइटिंग्स को सपोर्ट किया। पोएम को अप्रिशिएट किया गया बिकॉज इट ब्रोक द ट्रेंड ऑफ फेक रोमांटिसाइजेशन। उसने रियलिज्म को पोएट्री में स्पेस दिया। लेटर क्रिटिक्स ने द विलेज को एक पावरफुल सोशल डॉक्यूमेंट माना, जिसमें 18th सेंचुरी इंग्लैंड के रूरल स्ट्रगल्स को पोएटिक फॉर्म में आर्काइव किया गया। मॉडर्न क्रिटिक्स कहते हैं कि क्रैब ने एक सोशल कॉन्शियसनेस के साथ पोइट्री लिखी, जिसमें ब्यूटी नहीं ट्रुथ डोमिनेट करता है। हाउएवर, कुछ रोमांटिक पोइट्स और उनके फैंस ने क्रैब को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया। उनके लिए पोइट्री का काम था अपलिफ्ट करना, इंस्पायर करना, नॉट डिप्रेस करना। बट क्रैब्स फैंस कहते हैं ही स्पोक व्हाट अदर्स इग्नोर्ड। सो आज के ज़माने में जॉर्ज क्रैब को एक पायनर माना जाता है, जिन्होंने पोएटिक लेंस से रियल वर्ल्ड इश्यूज दिखाए। उनकी राइटिंग्स एक ब्रिज है बिटवीन क्लासिकल प्रिसिशन और मॉडर्न रियलिज्म। राइट, सो थोड़ा लॉन्ग हो गया गाइस, बट इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊं, बिकॉज मेरे पास एक कमेंट आया था फॉर अनदर पोएम्स, सो मैंने ये वाला इजीली क्लियरली समझाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।